Good morning class. I am going to start with the new topic, that is immunity. Before start, first we revise our previous class content or previous topics, that is common human diseases, in which typhoid, pneumonia or malaria, common cold, these all disease are completed in previous classes. तो टाइफॉइड किसके थ्रू हो रहा था, तो एक बार मैं रिवीजन करा दे रही हूँ. टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी ये क्या है, ये बैक्टीरिया है. इसमें सिम्टम्स कौन से कॉज होते हैं? सिम्टम्स आते हैं फीवर, हाई फीवर आता है, मस्कुलर पेन, स्टमक पेन, साथ में कॉन्स्टिपेशन, टायर्डनेस, एपिटाइट. नाउ जो टाइफॉइड है इसके लिए सबसे जो टेस्ट यूज होता है वाइडल टेस्ट. इसको एग्जामिन करने के लिए वाइडल टेस्ट यूज होता है. नाउ सेकेंड डिजीज इज निमोनिया. इसका कॉजिंग एजेंट 2 है. दोनों ही बैक्टीरियल ग्रुप में आते हैं. कॉजिंग एजेंट क्या है? कोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये दोनों ही बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं. इसमें क्या होता है, पेशेंट का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, साथ में लंग्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. लंग्स के एल्वेलाई में क्या म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है जितने भी पेशेंट होते हैं निमोनिया के. और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है इस डिजीज में. ना ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज थे. अब इसके बाद वायरल डिजीज क्या है, वो है कॉमन कोल्ड. मोस्ट कॉमन ये होता है कॉमन कोल्ड, लेकिन इसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते हैं. तो सिम्टम्स क्या है? सोर थ्रोट, गला गड़ने लग जाता है, रनिंग नोज और फीवर्स. समटाइम फीवर भी आने लग जाता है. तो ये कॉमन कोल्ड के, और जो वायरस है यहाँ पे राइनो वायरस ये है. इनका जो साइकिल होती है 3 to 7 डेज में ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, चाहे ट्रीटमेंट लें या ना लें, एक्सटर्नल मेडिसिन कोई लें या ना लें, इनके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाती है. और ये इतने सीवियर डिजीज नहीं कॉज करते हैं ना. इसके बाद था मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन. मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन. ये प्रोटोजोन क्या है? प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज डिनोटेड है मलेरिया कॉजिंग में, जिसमें से जो एक स्पीसीज है फैल्सीपेरम, ये फैटल है, मतलब कि इस मलेरिया से डेथ भी हो सकती है सीवियर केस में. तो जो स्पीसीज हैं वीवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी. इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है. ये क्या है? फैटल है. नाउ यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था इस डिटेल में. इसके बाद जो डिजीज है, जो मॉस्किटो, जितने भी वेक्टर्स होते हैं, मॉस्किटो के जो वेक्टर
मॉस्किटो से जितने फैलने वाले डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, मलेरिया, इसमें मॉस्किटो वेक्टर की तरह वेक्टर की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर करता है ना। मलेरिया के साथ डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी तीनों के वेक्टर क्या है, मॉस्किटो। मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज, डेंगू एंड चिकनगुनिया का वेक्टर है एडीज मॉस्किटो। तो ये सभी मॉस्किटो से फैलते हैं। तो हम अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए हमें ऑयल, जितने भी सीवेज हैं या चाहे ओपन सीवेज हो या पॉन्ड हो, वहाँ पे अगर हम ऑयल डाल दें तो क्या होंगे, मॉस्किटो के लार्वा डाई कर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा वाटर पे, तो ये जो लार्वी जो मॉस्किटो एग ले करते हैं वाटर, जितने भी क्योंकि रेनी सीजन में हर जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जगह जगह पानी इकट्ठा होने से इनके लिए मतलब ब्रीडिंग करना इजी हो जाता है। जब ब्रीडिंग करना इजी हो जाएगा तो ये उतने ही नंबर में हाईली नंबर अपना प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए अगर हम जहाँ भी पानी है वहाँ पे अगर ऑयल डाल दें, तो वो क्या होगा, पूरे सरफेस एरिया पे ये ऑयल फैल जाएगा और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, जिससे इनके जो लार्वी हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे और डाई कर जाएंगे। तो ऑयल सबसे बेस्ट मेथड है। इसके बाद गैम्बूशिया, ये फिश है जो लार्विसीडल फिश है, ये लार्वा को फीड करती हैं। अगर इन्हें सीवेज में छोड़ दिया जाए जितनी भी गैम्बूशिया फिशेस को, तो ये जितने भी लार्वा हैं उन पे फीड करेंगी और लार्वा नहीं रहेंगे तो मॉस्किटो भी नहीं रहेंगे। तो ये इजी मेथड था इन्हें कंट्रोल करने का। नाउ इम्यूनिटी पे आते हैं। आज के टॉपिक इम्यूनिटी, ये सभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका था। इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल हो, अगर वो हमारे एंटीबॉडीज को इन्हेंस करता है या स्टिमुलेट करता है, तो ऐसे सभी एजेंट को हम क्या बोलेंगे, पैथोजन या एंटीजन बोलेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनेगी वो हमारे इम्यूनिटी कहलाएगी। तो क्या होता है इम्यूनिटी में, जो भी हमारे बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर कुछ सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल WBCs और लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, साथ में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, जो इन पैथोजन्स को से लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहर का पार्टिकल, चाहे वो कोई भी हो, नॉन लिविंग भी अगर होगा, अगर उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं या मैक्रोफेजेस डेवलप हो रहे हैं, मोनोसाइट डेवलप हो रहे हैं, तो जो इन्हेंस करेगा हमारे इम्यून सेल्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, उन्हें एंटीजन बोला जाएगा। और इसी से लड़ने के लिए हमारे जो इम्यून सेल्स डेवलप होंगे, इन दोनों को कलेक्टिवली इम्यूनिटी बोला जाएगा। तो इम्यून सिस्टम, इसमें इम्यून सिस्टम कैसा होता है, इम्यून सिस्टम में मेजरली हमारे लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या होते हैं, WBC, बी लिम्फोसाइट, एंड T लिम्फोसाइट। इनका फॉर्मेशन
कहाँ होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो लिम्फेटिक ऑर्गन में होता है। और लिम्फेटिक ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बोन मैरो। तो अब टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स, क्यों, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट क्यों इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट दोनों का ही फॉर्मेशन बोन मैरो में ही यहाँ पे होता है। तो बोन मैरो में फॉर्मेशन बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे ये बी लिम्फोसाइट मैच्योर फॉर्म में होते हैं, तो एज ए बी लिम्फोसाइट इन्हें बी रिप्रेजेंट करा जाता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन यहाँ पे बोन मैरो में होता है, लेकिन ये इमैच्योर होते हैं। अब इमैच्योर टी लिम्फोसाइट क्या है, इमैच्योर फॉर्म हुए हैं। अब इन्हें थाइमस में भेजा जाएगा। थाइमस ये ग्लैंड है विच इज एसोसिएटेड विद द हार्ट, ये हार्ट से एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे जब टी लिम्फोसाइट्स आती हैं जो इमैच्योर है, यहाँ पे मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर आने की वजह से इनका नाम दे दिया गया है टी लिम्फोसाइट, क्योंकि थाइमस में मैच्योरेशन इनका होता है। नाउ जो इम्यूनिटी है, सबसे जो हमारी इम्यूनिटी है उनमें जो मेजर प्ले होता है इन्हीं सेल्स का होता है, लिम्फोसाइट्स का होता है, वो WBC, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी जो WBC है उसमें भी मेजर सेल्स कौन सी होती है, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल। ये तीन WBC की सेल्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम में पार्ट लेती हैं ना। इसके बाद हम इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो दो पार्ट में उन्हें डिवाइड किया जाता है। हम उनके मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग या उनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग वो कैसे मिलते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इसे इन्नेट इम्यूनिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बर्थ के साथ ही आता है इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे बाहर से एक्वायर किया जाता है या जिसे वैक्सीन के थ्रू लिया गया है या इंजेक्शंस के थ्रू लिया गया है या बाहर से किसी भी तरीके से, चाहे मेडिसिन, वैक्सीन और इंजेक्शन के थ्रू वो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है हमारे में वो आई है। नाउ इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में 5 टाइप मेजरली होते हैं या 4 टाइप होते हैं। पहला तो जैसे ये बर्थ के साथ ही आती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसमें यहाँ पे होती है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स, इसमें जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं ये क्या हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है। अब कोई भी माइक्रोब है वो डायरेक्ट हमारे मसल्स से नहीं या हमारे ब्लड में नहीं आ सकता है, ये हमारी जो स्किन है ये कंटिन्यूअस निकलती रहती है। अब कोई भी माइक्रोब्स अगर कोई भी माइक्रोब या वायरस अगर हमारे स्किन के ऊपर आएगा तो ये इजीली हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि स्किन क्या माउल्ट होता रहता है, बन के अपने आप छूटता रहता है या हमेशा बनता रहता है स्किन। तो सबसे फिजिकल बैरियर में सबसे पहला बैरियर क्या है, स्किन। देन स्किन के बाद जो म्यूकस हैं, जैसे हमारे नोज में म्यूकस बनते हैं, ये म्यूकस क्या करते हैं कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल जो सांस के थ्रू हमारे नोज में चले आते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये म्यूकस में क्या स्टिक कर जाएंगे और म्यूकस के थ्रू इन्हें बाहर कर, चाहे स्नीजिंग के थ्रू इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, कफिंग के थ्रू इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे ट्यूब्स होते हैं, चाहे नेजल ट्यूब हो, चाहे
रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो, तो सब में कैसा होता है, म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सभी ओपनिंग होती है जो बाहर की तरफ खुलती है। तो यहाँ पे से बैक्टीरिया और वायरस का जो एंट्री होती है वो इजी हो सकता है, तो इसलिए इन पर म्यूकस की एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। म्यूकस क्या करता है, सिंपली बस इनसे बैक्टीरिया और वायरस से स्टिक हो जाता है, या बैक्टीरिया वायरस इनसे स्टिक हो जाते हैं। जब स्टिक हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ब्लड या सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये म्यूकस के थ्रू बाहर इनका रिलीज हो जाएगा। तो जितने भी म्यूकस एसोसिएटेड डक्ट हैं या ट्रैक्ट हैं, उन सभी में ट्रैक्ट जितने भी प्रेजेंट होते हैं, वो चाहे गाल्ट हो या माल्ट हो, म्यूकस एसोसिएटेड क्या होगा, ट्रैक्ट। माल्ट इसका फुल फॉर्म होगा म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। या लिम्फेटिक ट्रैक्ट। तो ये क्या होते हैं, जितने भी हमारी ओपनिंग होती है जो बाहर की तरफ खुलती है, चाहे माउथ हो या नोज हो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो, ये सभी ओपनिंग बाहर की तरफ खुलते हैं, तो वहाँ पे म्यूकस की सिंपली एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में ये म्यूकस, इसमें सभी मेम्ब्रेन्स आती हैं, जितने भी म्यूकस एसोसिएटेड जितनी भी मेम्ब्रेन होंगी वो क्या होंगे, बैक्टीरिया और वायरस को दूर करते हैं फिजिकल बैरियर्स में। और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जितने भी लिक्विड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूकस होता है, म्यूकस यहाँ पे म्यूकस, नाउ सलाइवा। तो हमारे माउथ में जो सलाइवा का फॉर्मेशन होता है, ये भी क्या होता है, एक तरीके से ये इम्यून होते हैं, या इसमें बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव करने की क्वालिटी होती है, जिसके थ्रू सलाइवा में जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के से रिलीज होने वाले टॉक्सिन या सिंपली या कोई बैक्टीरिया या वायरस है उनको किल करने में हेल्प करते हैं। तो डायरेक्ट ये सलाइवा क्या करता है, और म्यूकस तो सिंपली स्टिक करता है, लेकिन सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया और वायरस को किल कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज साइटोलॉजिकल बैरियर। ये क्या है, जितनी भी WBC हैं, WBC में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, ये सभी क्या होते हैं WBC में, साइटोलॉजिकल बैरियर्स में एंटीबॉडीज या प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइटोलॉजिकल बैरियर्स में ये जितनी भी सेल्स होते हैं WBC में, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या होते हैं, फैगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, डायरेक्ट बैक्टीरिया और वायरस को इनगल्फ कर लेते हैं, और या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो जो एलर्जी हमारे अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, या जो मतलब फॉरेन पार्टिकल है और जिसके अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम क्या
मैक्रोफेजेज नेचुरल किलर सेल्स और मोनोसाइट्स हैं, ये क्या फेगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, मीन्स डायरेक्टली इनगल्फ कर लेते हैं कोई भी पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये इन सभी को साइटोलॉजिकल बैरियर में रखा गया है, क्योंकि ये सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटोटिक इन नेचर होती हैं। नाउ फोर्थ साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स में इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइनिन, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये सिर्फ एक प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इनका ओरिजिन कब होता है कब होता है, जब कोई भी मैक्रोफेज है और वायरस का अटैक हुआ है। तो मैक्रोफेज क्या है, फेगोसाइटोटिक इन नेचर होता है, ये वायरस है। ये क्या करेगा, मैक्रोफेजेस इन्हें इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, और ये अगर वायरस बहुत पावरफुल है और ये मैक्रोफेज इससे लड़ नहीं पाता है, इसको इनगल्फ तो कर लेता है लेकिन इससे लड़ नहीं पाता है। फाइनली क्या होता है, ये मैक्रोफेज डाई कर जाता है। डाई करने से पहले जब ये लड़ नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं इस वायरस से लड़ने में, तो ये क्या करते हैं, सिंपली एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इंटरफेरॉन्स। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं इंटरफेरॉन्स, ये प्रोटीन होते हैं। इन्हें एज ए सिग्नल की तरह छोड़ दिया जाता है, कि ये बताने के लिए मैक्रोफेजेस ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम इस वायरस से लड़ नहीं पा रहे हैं। जब ये सिग्नल्स मिल जाते हैं तो ये सिग्नल कहाँ रिसीव हो जाते हैं, प्लाज्मा सेल रिसीव करते हैं ये सिग्नल को। इन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे अटैक हुआ है और कहाँ पे मैक्रोफेजेस डाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बना के भेजना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब इंटरफेरॉन्स क्या है, एज ए सिग्नलिंग साइटोकाइनिन और इंटरफेरॉन्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन्स हैं। ये बस सिग्नल की तरह यूज होते हैं, किसको स्टिमुलेट करने के लिए, प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि ये एंटीबॉडीज बना सके। ना ये सभी जितने भी ये चार्ट हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी ये कैसे है, बर्थ के टाइम जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि बर्थ जब हमारा होता है तब फिर हमारे म्यूकस, हमारा सलाइवा हमारे अंदर होते हैं, हमारी स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो ये सब क्या, और साइटोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि WBC भी हमारे अंदर पहले से ही होते हैं, ये एक्वायर्ड नहीं किए जाते हैं, ये नेचुरली बर्थ के टाइम ही ये सभी आते हैं हमारे अंदर। तो इस बर्थ के टाइम जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होती है या आती है बर्थ के साथ, उसे क्या बोला जाता है, इननेट इम्यूनिटी बोला जाता है। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी उससे बोला जाता है जिसे बाहर से लिया गया है, उस इम्यूनिटी को बोला जाता है जिसे बाहर से लिया गया है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में हो या वैक्सीन के फॉर्म में हो या टैबलेट्स के फॉर्म में हो। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, दो पार्ट, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है,
एक्टिव इम्यूनिटी एक्चुअली में ये स्लो होते हैं, नाम से लग रहा है कि ये एक्टिव होते हैं लेकिन एक्चुअली में स्लो होते हैं। ये इम्यूनिटी जब जब हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या होता है कि वैक्सीन एक डेड फॉर्म होता है उसी माइक्रोब का जिसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी डेवलप होनी है। फॉर एग्जांपल अगर पोलियो के अगेंस्ट में, पोलियो वैक्सीन क्या है, पोलियो वायरस जो है उसका डेड फॉर्म है। पोलियो वायरस को आइदर हीट किल करके या किसी और मैकेनिज्म से इन्हें डाई कर देंगे, फिर डाई करने के बाद वो एज ए वैक्सीन क्या है, वो डाइड फॉर्म है। अब उन्हें इंजेक्ट कर दिया जाएगा पेशेंट में, जब किसी भी इंडिविजुअल में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, हमारा एंटीबॉडी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एंटीबॉडीज जब डेवलप होने जब स्टार्ट हो जाती है, अब इन फ्यूचर कभी भी ये पोलियो वायरस जब अटैक करेगा तो ये क्या है कि हमारी बॉडी में पहले से ही बन के तैयार हैं, पहले से बन के तैयार रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही वायरल अटैक होता है वैसे ही इन पे अटैक कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई भी उस वायरस का जो वायरस के का प्रभाव जो पड़ता है वो नहीं हो पाता है, मतलब कुछ भी हार्म नहीं हो पाता उस वायरस से। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये पहले से ही बन के तैयार रहते हैं बॉडी में बाय वैक्सीन। तो इसमें क्या लिया जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी में ये वैक्सीन हो सकते हैं। वैक्सीन एग्जाम्पल में, वैक्सीन में क्या होते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, ये डेड फॉर्म होता है, डेड और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस और एंटीजन, कोई भी एंटीजन हो, एंटीजन। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जो तुरंत लिया जा रहा है या लड़ने के लिए, ये क्या है, पहले से ही बन के तैयार रहती हैं एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन ये स्लो फॉर्मेशन होता है क्योंकि वैक्सीन जब लगाया जाता है तो ये डेड होते हैं, ये डेड माइक्रोब्स होते हैं। डेड माइक्रोब से अब वायरस या एंटीजन डेड फॉर्म में होंगे। जब इन्हें इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इनके अगेंस्ट में जब मतलब इन्हें एक बॉडी को सिंपल बताने का तरीका है कि इन फ्यूचर हमारे ऊपर ये वायरस अटैक कर सकते हैं। तो जब इन फ्यूचर, इसलिए इन्हें डेड फॉर्म में डाल दिया जाता है कि बॉडी में, कि इनके अगेंस्ट में हमारे एंटीबॉडीज बन के भी तैयार रहें और इनसे कोई हार्म भी ना हो। तो जब इन फ्यूचर जब इसका लाइव फॉर्म आता है, लाइव वायरस आता है, फॉर एग्जांपल अगर पोलियो का वैक्सीन हमें लगा हुआ है, क्या है वो एक डेड फॉर्म पोलियो वायरस को डाल दिया गया है। अब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं हमारे अंदर। जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी हमारे सेल्स में। तो अब ये क्या होगा, ये इन फ्यूचर कभी भी लाइव फॉर्म, जब वायरस पोलियो वायरस आता है, पोलियो वायरस आता है तो ये इसके अगेंस्ट में पहले से ही तैयार रहते हैं। इन्हें पता है कि पोलियो वायरस दिखता कैसा है, उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसा है या प्रोटीन की उसकी सिंथेसिस कैसी है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब इन्हें पता है। सब हमारे इम्यून सेल्स को पहले से ही पता है क्योंकि क्या किया गया है, डेड फॉर्म में वो डाल दिया गया है। अब वो हमारी मेमोरी बी सेल्स में उसे स्टोर कर दिया गया है। मेमोरी बी सेल्स में क्या है, एक मेमोरी बना दी गई है कि इन फ्यूचर ये वायरस अटैक कर सकता है। अब मेमोरी बी सेल्स के पास मेमोरी है कि ये वायरस कैसा दिखता है, उसका सेलुलर कंपोजिशन क्या है, उसमें उसका न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डीएनए है। और अगर कैप्सूल
प्रोटीन कैप्सूल है तो वो उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज पहले से ही बन के तैयार रहती हैं। अब जब इन फ्यूचर कभी भी ये वायरस जब अटैक करेगा तो क्या होता है, ये पहले से ही बन के तैयार होती हैं। ये कोई डिजीज कॉज करें, ये अपना मल्टीप्लिकेशन करें, ये इससे पहले ही ये एंटीबॉडीज क्या कर लेती हैं, इन्हें ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, कैच कर लेती हैं। तो इन्हें पकड़ लेती हैं ये एंटीबॉडीज और क्या कर लेती हैं, प्रेसिपिटेट बना देती हैं और प्रेसिपिटेट बना के इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब सिंपल सारी वैक्सीन जो है, सारी वैक्सीन इसी तरह से वर्क करती हैं। कुछ नहीं होता, बस वैक्सीन उस वायरस, जिस वायरस के अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी बनानी है, उस वायरस का ही डेड फॉर्म या तो रहेगा या इनएक्टिव फॉर्म में उन्हें डाल दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं वैक्सीन में। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्यों बोला जाता है इन्हें, जबकि फॉर्मेशन तो बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये जैसे ही वायरस आता है वैसे ही ये अपने आप अटैक उसको पकड़ लेती हैं और अपने आप उसके अटैक करने से पहले ये खुद अटैक कर देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में जितनी भी एंटीबॉडीज हैं। नाउ पैसिव इम्यूनिटी क्यों, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी ये पहले से ही बने हुए एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इस समय कोविड चल रहा है, कोविड-19, इसमें क्या है, प्लाज्मा, सभी के प्लाज्मा लिए जा रहे हैं, जो भी पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा लिए जा रहे हैं। अब पेशेंट ठीक हो गए हैं इस कोविड-19 से, कोविड-19 से जो पेशेंट ठीक हो गए हैं तो उसमें क्यों ठीक हुए हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में उनकी इम्यूनिटी डेवलप की गई है, डेवलप कर ली गई है। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा सेल्स यही एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, ये एंटीबॉडीज डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो पेशेंट इनसे ठीक हो चुके हैं उनके पास ऑलरेडी मतलब इनकी एंटीबॉडीज डेवलप हैं इनके में। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, डायरेक्ट प्लाज्मा ही डाल दिया जा रहा है, पहले से ही प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को ही डाल दिया जा रहा है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन है, पेशेंट्स हैं। तो जब उन्हें बाहर से ही प्लाज्मा मिल जाएगा, एंटीबॉडी मिल जाएगा, तो वो उनके सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मतलब प्लाज्मा लिया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, पहले से ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, जो पेशेंट ठीक हो गए हैं वहाँ पे एंटीबॉडीज बन गई है इसलिए ठीक हो गए हैं। तो ऐसे पेशेंट की डायरेक्ट प्लाज्मा ले रहे हैं। प्लाज्मा क्या है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। अब प्लाज्मा यहाँ पे ले लेंगे तो वो वही एंटीबॉडीज बनाएगा जो यहाँ पे बना रहा था इस कोविड-19 के लिए। तो अब जो पेशेंट है, जब प्लाज्मा यहाँ पे डाल दिया जाएगा तो वो पेशेंट कैसा, वो पेशेंट में पहले से जो बाद में इस पेशेंट में क्या ऑलरेडी जो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हैं पहले से ही डाल दी जाएंगी। तो ऐसे ये इसमें क्या हो रहा था, हमारे वैक्सीन में और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा था, हमारी सेल्स पहले से ही एंटीबॉडीज बना के तैयार कर रही थी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं, हमारी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज नहीं बनाती, हमारी इम्यूनिटी वर्क नहीं करती, ये किसी और की एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। तो यहाँ ये इसमें क्या है, इंजेक्शंस यूज होते हैं, इंजेक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज के इंजेक्शन यूज करते हैं या मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नेक बाइट कर रहा है, तो स्नेक बाइट अगर करेगा तो अगर हम वेट करेंगे कि हमारी एंटीबॉडीज बने, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, हमारी खुद में एंटीबॉडीज बनने में बहुत टाइम लगता है, खुद के अंदर एंटीबॉडीज बनने में बहुत टाइम लगता है, तब तक तो जो पर्सन है जिसको सांप ने काटा है वो क्या डाई कर जाएगा जब तक हमारी एंटीबॉडीज बनेगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे पेशेंट में जिसको स्नेक ने बाइट किया है
तो उस पेशेंट में पहले से ही बनी हुई जो तैयार एंटीबॉडीज़ हैं वो डाला जाएगा। ये एंटीबॉडीज़ कैसे निकाला जाता है, ये भी लंबा प्रोसेस है। हॉर्सेस से निकाला जाता है। हॉर्स को बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में स्नेक के पॉइजन दिए जाते हैं, वेनम दिए जाते हैं। स्नेक वेनम यूज़ किया जाता है बहुत ही लो क्वांटिटी में, जिससे उस हॉर्स को कोई नुकसान ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, या कोई मतलब उसको हॉर्स को कोई नुकसान ना हो। साथ में उससे उस वेनम से लड़ने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी रहें। एंटीबॉडीज़ क्या है, सिंपली एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और कुछ नहीं। तो अब हॉर्स में क्या है, वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई रहती है पहले से ही। अब उस हॉर्स से एंटीबॉडीज़ वो निकाल लिया जाता है और उसे एज ए एंटी वेनम यूज़ किया जाता है। तो जितने भी एंटी वेनम यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी में आते हैं एंटी वेनम। ये कहाँ से लिया गया है, ये हॉर्स से लिया जाता है। ये पहले से ही प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ रहती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, हमारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बाहर से एंटीबॉडीज़ को लिया जाता है, वाया इंजेक्शन लिया जाएगा या अनदर कोई सोर्स लिया जाएगा, जिसके थ्रू बाहर से एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी में कौन कौन से आते हैं और एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।